मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? हाँ, आ रही है। आप नमस् आगे बढ़िए। नमस्कार। मैं प्रतीक माली आप सभी का लिस्ट सॉफ्टवेयर के संवाद कार्यक्रम की 25वीं कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 24 महीनों से आप सभी के सहयोग, सहभागिता और उत्साह के कारण संवाद श्रृंखला निरंतर सफलतापूर्वक आयोजित आयोजित की जा रही है। आपका सहभागी हमें हर महीने कुछ नया और उपयोगी विषय लेकर आने की प्रेरणा देता है। आज का यह 25वां संवाद हमारे लिए एक विशेष अवसर है। जैसे कि आप जानते हैं, लिस्ट सॉफ्टवेयर सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए आधुनिक बैंकिंग समाधान विकसित करने के साथ साथ साइबर सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और नियामकीय आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करता रहा है। संवाद इसी उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण मंच है। आज के सत्र में हम दो विषयों पर बात करने करेंगे। पहले, हर बार की तरह हमारे सीईओ श्री गिरीश बलनगुर सर आप सबको लिस्ट में जो हो रही विषयों पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि लिस्ट अन्य चीजों पर काम कर रही है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बताएंगे कि आने वाले महीने में लिस्ट की तरफ से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमें आशा है कि ये सभी बातें आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। आज का दूसरा विषय हमारे की नोट स्पीकर श्री कपिल रेलन जी कवर करने वाले हैं और वो है प्रैक्टिकल डेटाबेस हार्डनिंग स्ट्रेटेजी फॉर बैंक्स, अर्थात बैंकों के लिए डेटाबेस सुरक्षा सुरक्षा को मजबूत बनाने की व्यवहारिक रणनीतियां। आज के डिजिटल बैंकिंग युग में डेटाबेस किसी भी बैंक की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। ग्राहकों की जानकारी, वित्तीय लेन देन का डेटा तथा विभिन्न नियामकीय और अनुपालन संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि डेटाबेस सुरक्षित है तो बैंक का संचालन भी सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच एक अनुभवी विशेषज्ञ उपस्थित है। हमारे आज के वक्ता है श्री कपिल रेलन जी, जो रिलायंस टेक्नो सॉल्यूशन के संस्थापक है। लिस्ट सॉफ्टवेयर के संवाद की 25वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कपिल जी को डेटाबेस प्रशासन और डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उन्होंने ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल जैसे प्रमुख डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स पर कार्य करते हुए अनेक संस्थाओं को सफलतापूर्वक तकनीकी सेवाएं प्रदान की है। वर्ष 2014 में उन्होंने रिलायंस टेक्नो सॉल्यूशन की स्थापना की, जो रिमोट डेटाबेस सपोर्ट एवं मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस प्रदान करने वाली एक विशेष पूर्ति संस्था है। उनकी कंपनी ने बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों के ग्राहकों को सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान की है। आज के एक सत्र में वे हमारे साथ साझा करेंगे कि बैंक अपने डेटाबेस को अधिक सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय कैसे बना सकते हैं तथा संभावित साइबर खतरे और सुरक्षा जोखिम से प्रभावी रूप से कैसे बचाव कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सत्र हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगा तथा बैंकिंग क्षेत्र में डेटा सुरक्षा को और मजबूत बनाने में सहायता करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ लिस्ट सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। लिस्ट सॉफ्टवेयर अपने विकास और विस्तार के अगले चरण की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में हमारा कार्यालय सांगली से कोल्हापुर स्थानांतरित किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि इस नए कार्यालय के माध्यम से हम अपने ग्राहकों को और अधिक बेहतर सेवाएं, आधुनिक सुविधाएं तथा प्रभावी सहयोग प्रदान कर सकेंगे। यह हमारे संगठन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अब मैं हमारे सीईओ श्री गिरीश बलनगुर सर से अनुरोध करता हूं कि वे लिस्ट सॉफ्टवेयर की नवीन पहलों, आगामी योजनाओं तथा कंपनी के महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू गिरीश सर। धन्यवाद प्रतीक जी। और सभी को सहर्ष स्वागत। मैं गिरीश बड़गानोर, लिस्ट सॉफ्टवेयर के सीईओ, आप सभी को हमारे 25वीं कड़ी में आप सभी को स्वागत करता हूं। हमें इस बात से बहुत गर्व भी होता है और खुशी भी होती है कि हम हर महीने बिना चूके पिछले 25 महीनों से आपसे जुड़ रहे हैं। ये सब होने में हमसे ज़्यादा आप लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। आप लोग नहीं होते तो हम ये नहीं कर पाते। अ, और अगर संवाद के बारे में और थोड़ा बात करूं, क्योंकि ये 25वीं कड़ी है, तो संवाद हमने इस बात से ही शुरू किया था
कि हम अपने ग्राहकों को, अपनी कस्टमर्स के साथ हर टाइम जुड़े रहना चाहते हैं। वो सभी प्रयास हमारी तरफ से होगा कि आप हमें बताएं या हम आपको और बेहतर तरीके से समझें, और हमारी जर्नी जो है, जो अभी हम अगले स्टेप भी ले रहे हैं, उसमें आप सभी साथ रहें और आपका सहयोग हमें मिलता रहे। यही आशा के साथ हमने संवाद को शुरू किया था, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक कड़ी जो हमने बनाई है, 25 कड़ियाँ जो हम अभी तक बनाए हैं, मुझे लगता है कि हर एक कड़ी में एक न एक बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सारे हमारे संवाद के कड़ियों को इंटरैक्टिव बनाया जाए, जहाँ पे जो लोग आते हैं कीनोट स्पीकर को इंक्लूड करके, वो सभी लोग अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाए और अपने बैंक या सोसाइटी को और बेहतर कैसे चलाया जाए, ये इसके बारे में थोड़ा और जानकारी या ज्ञान उनकी तरफ से बढ़ाए। तो यही हमारी आशा है कि संवाद आगे चल के भी आपको इतना ही उपयोगी रहेगा। तो हर संवाद के कड़ी में जो मेरी प्रथा है कि मैं आपको लिस्ट सॉफ्टवेयर में पिछले महीने हमने किन विषयों पर ज़्यादा फोकस किया, और इंडिया आने आउट ऑफ वाले सर्व्हिस महीने में, सर्वत्राचा प्रॉब्लेम आहे ना. तो आगे वाले महीने में जो हमारा विषय जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, इन सभी बातों के बारे में मैं थोड़ा सा 10 से 15 मिनट में आपको अवगत कराऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के कीनोट स्पीकर का सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे थोड़ा हमने वेलकम स्पीच में भी बताया कि आज हमारे साथ कपिल जी हैं। हमारे और कपिल जी का जो बंधन है, ये बहुत दिन से चल रहा है, लगभग 5 से 7 साल से। और कपिल जी डेटाबेस में एक्सपर्ट हैं। वो खुद भी टेक्निकल एक्सपर्ट है, और उनका जो टीम है वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जानकारी रखता है। ये हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जब से मैं 3 3 साढ़े 3 साल से जो मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सारा हमारा ज्ञान और हमारा जो फोकस होता है वो सभी चीज़ों पर होता है, पर डेटाबेस पे ज़्यादा नहीं। तो इस सत्र से मैं आप सभी को ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि डेटाबेस और डेटा, आज के दिन में आप सभी लोग कुछ हद तक सुने होंगे कि डेटा ही एक्चुअल एसेट है। चाहे वो बैंक हो, सोसाइटी हो, और कोई भी हो, हर एक आज के दिन में बहुत क्रिटिकल डेटा मैनेज करने में लगा है। तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और हमारी तरफ से कैसे सतत प्रयास रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं हमारी तरफ से आप तक वो सिक्योरिटी लेके आने में, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आने में, उसके बारे में कपिल जी और ज़्यादा बात करेंगे। फिर हम लोग लौटते हैं संवाद के ऊपर। तो फिर सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए, जैसे मैं हर महीने करता हूँ, मैं अपनी बात एक प्रेजेंटेशन बनाया हूँ और उसको मैं 10 मिनट में आपको आप तक पहुँचाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि आज के सत्र में जब कभी भी आपको कुछ विषयों पर ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुछ पूछना है आपको, तो हर बार की तरह आप आपकी क्वेश्चन, कमेंट या जो भी फीडबैक है वो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। तो सारा विषय बताने के बाद हम क्वेश्चन और आंसर सेक्शन में जाएंगे। जो लोग पहले क्वेश्चंस पूछे हैं उनके क्वेश्चंस को हम पहले लेंगे, और उसके बाद हम ओपन अप करेंगे टू आस्क द क्वेश्चंस वर्बली। तो यही रहेगा हमारा फॉर्मेट इस संवाद का भी। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। कोई मुझे बताए कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं। Yes, sir. ओके, आई विल शेयर अगेन, सॉरी। ओके, सबसे पहले सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग संवाद के सिल्वर जुबली इवेंट में पधारे हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है कि हम सतत 25 महीनों से संवाद चला रहे हैं। हमारे लिए संवाद इस बात से बहुत स्पेशल हो गया है कि हम आपसे जुड़ते हैं। ठीक है, महीने में एक बार होता है जो तीसरी गुरुवार होती है, बट फिर भी वो खुशी होती है कि हम आपके साथ जुड़ पाएं।
और एक नया विषय आपके समक्ष लेके आ पाएँ और ये हमारी जो बॉन्डिंग है इससे और स्ट्रांग हो। आपको दिखे कि लिस्ट की तरफ से कितना प्रयत्न कर रहा है उन सभी चीज़ों के ऊपर जिनसे आप अपने बैंक या सोसाइटी को आसानी से आगे बढ़ा पाओ। और हमारी शुभकामनाएं के साथ हमारी प्रयत्न यही रहेगा कि हम सारे मिलके हमारा जो काम है, हमारा जो फोकस है, इसको आगे लेके चलें। तो आप सभी को फिर से सिल्वर जुबली संवाद में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और मैं उन लोगों को 2-3 मिनट के बारे में अपनी लिस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता हूं जो लोग लिस्ट में रुचि रखते हैं और अभी तक हमारे कस्टमर्स नहीं हैं। उन सभी को भी सहर्ष स्वागत, उनके लिए स्पेशल स्वागत क्योंकि उनको लिस्ट में अभिरुचि है। तो उन सभी के लिए बता दूं कि लिस्ट सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में हम एक हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम कस्टोडियन बोलते हैं वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो 25 वर्षों से चल रहा है और हमारा वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन ही मेन बिजनेस है। हम अपनी सारे सोर्स कोड जो हमने डेवलप किया है ये 13 एम्पैनल्ड वेंडर से रिव्यू कराया है, कुछ फिक्सिंग भी किया था और सारे क्लियरेंस मिलने के बाद हम वो वर्जन भी रिलीज किया था। हम ISO 20015 के सर्टिफाइड है, मतलब हम एज ए कंपनी मतलब हमारे तरफ से ISO का मतलब ये बनता है कि क्या हम एक प्रोडक्ट को बना पाते हैं, प्रोडक्ट को चलाने के लिए लोग और उनका जानकारी ये सब सही है, तो इसका सर्टिफिकेशन होता है ISO। तो हम लोग 2015 ISO 9001 की सर्टिफाइड वेंडर हैं। इसके अलावा जो 4 चीज़ें आपको मिलेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे वो होंगे हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म जो 25 सालों से चल रही है और हम इसको फोकस बना के आगे बढ़ रहे हैं और जैसे नया नया चीज़ करनी होती है वो हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म में ऐड करते जाते हैं। इसके अलावा भी लगभग 2008 के करीब हमने सोचा कि सिर्फ कोर बैंकिंग सोल्यूशन के ऊपर सब कुछ करेंगे ये बहुत बड़ा बन रहा है, तो हमने उसके चलते उसके साथ ही हमने एड ऑन मॉड्यूल्स बनाई। तो आज के दिन में हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप अगर देखोगे तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके अलावा भी लगभग 30 हमारे नए नए एड ऑन्स हमने बनाए हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमारे या तो क्लाउड में चलते हैं जो क्लाउड हम प्रोवाइड करते हैं या ऑन प्रीमाइस चलाते हैं। तो बहुत सारे हमारे कस्टमर्स आज के दिन में हमारे साथ हमारे क्लाउड में चलते हैं और बाकी सब कस्टमर्स हमारे सारे सॉफ्टवेयर उनके डेटा सेंटर में उनके सर्वर रूम में चलाते हैं। हमें हमारी प्रोडक्ट्स को चलाना, दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना और बैंक जैसे इन चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहे वैसे करके देना, इसका पूरा जानकारी और एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग आप जानते होंगे कि हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और वो हमारे जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं ये अभी बढ़ रहे हैं। उसके चलते हम नया ऑफिस बनाए हैं कोल्हापुर में और उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं 26 को। तो समरी अगर मैं बताना चाहूँ तो किसी को भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन या बैंक चलाने के लिए अगर कोई सिस्टम की ज़रूरत है तो हमें वो रीच आउट करे, हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे या तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन से या हमारे एड ऑन्स जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये बात है उन लोगों के लिए जो लिस्ट में रुचि रखे हैं और हमारे साथ आज के संवाद में जुड़े हैं। और हम आगे बढ़ते हैं इस सत्र के मेन फोकस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को फिर से एक बार दोहरा दूं कि हम एलेक्सा पार्क जो एक बड़ी बिल्डिंग है कोल्हापुर में, वहाँ पे हमारा ऑफिस, बड़ा वाला ऑफिस हमने लिया है। लगभग सारे एम्प्लॉयज़ चाहे वो सांगली के हों, कोल्हापुर के हों, बेंगलोर के हों, बॉम्बे के हों, वो सारे एम्प्लॉयज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी सोच है कि हम सभी लोग एक ही जगह से काम करेंगे तो हमारे लिए तो डेफिनेटली बेहतर होगा और उससे ज़्यादा ये सोच है कि हम सारे एक ही जगह पे हों और एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेशन करें, कम्युनिकेट करें और एक बड़ा सा जगह हो जिस पे हम काम अपना आसानी से कर पाएँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा मदद मिले, आपके और ज़्यादा बग्स को हम फिक्स कर पाएँ जल्दी से
और ज़्यादा एनहांसमेंट्स हम बना पाएँ एक ही जगह पे बैठ के। तो ये सारा करने के लिए हमें एक अच्छा-सा ऑफ़िस की ज़रूरत थी। तो जो कोल्हापुर में एक ऑफ़िस था, सांगली में जो 2 ऑफ़िस थे, इन सभी को हमने मिलाया है और एक बड़ा-सा ऑफ़िस हमने कोल्हापुर में लिया है। ऑफ़िशियली हम लोग जुलाई 1 मतलब 4 दिन के बाद हम लोग उधर से काम करना शुरू करेंगे और आपके लिए हम हमारी तरफ से बेहतर कनेक्शन, बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर रेज़ोल्यूशन आपसे मिलना चाहिए, यही उम्मीद है। और हम एक और इवेंट करेंगे जिसके चलते आप सभी को मैं आह्वान करूँगा। हम सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे जहाँ पे हम लिस्ट के बारे में और थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिस्ट का अगला भविष्य क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में मैं और विस्तार से दूसरे एक और सेशन में मैं बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप सभी को ये बता दूं कि हम एक नया बड़ा ऑफिस बनाए हैं, हम लोग वहां से काम करना शुरू करेंगे। ये थी मेरी सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात और बाकी जो बातें हैं अब मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। हर बार की तरह सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। एक तो है लिस्ट सॉफ्टवेयर। बहुत दिन से हमारी सोच थी कि हम अब तक बहुत ज़्यादा डिजिटल चैनल्स में बहुत ज़्यादा नहीं थे। हालाँकि हम सभी डिजिटल चैनल स्विच सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, तो हम सभी स्विच सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इंटीग्रेशन करते थे, हम सभी स्विच वेंडर के साथ काम करते हैं और हमें इस बात से बहुत खुशी होती है कि अभी लिस्ट सॉफ्टवेयर का खुद का एक स्विचिंग सॉफ्टवेयर है। हालांकि वो पार्टनरशिप से बनी है, बट हमारा फोकस है कि हम हमारी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसको और बढ़ाएं और वही कोशिश में से मैं आप सभी को ये खुशखबरी देना चाहता हूं। पिछले महीने हमने एक डिजिटल चैनल का बात की थी और उसको अभी हम लाइव भी किए हैं। तो आज के दिन में लिस्ट सॉफ्टवेयर का खुद का एक स्विचिंग सॉफ्टवेयर होगा। ये एनपीसीआई सर्टिफाइड है। ये इसके और बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आगे चल के दूंगा। तो सबसे पहले जो कस्टमर्स आज के दिन में नए स्विच सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से अनुरोध है कि आप हमसे रीच आउट करें और हम आपको आज के मार्केट में जो भी स्विचेस हैं वो कैसे हैं, हमारा स्विच कैसा है, वो कैसे काम करेगा, कमर्शियल कैसे होंगे, इन सभी का हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। आपको सबको बता दूं कि एक बैंक ने हमारे स्विच ऑलरेडी यूज़ करना शुरू किया है और ज़्यादा ही ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अगले संवाद में भी मैं देता रहूँगा। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट्स हैं, आप सभी का जो मेजर फोकस रहता है कि हम जितना हो सकता है उतना जल्दी कंप्लायंस के रिलेटेड पे काम करें। तो कंप्लायंस के मामले में दो चीज़ें हैं। एक तो जो मैं बताता आया हूँ संवाद में कि कंप्लायंस हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना वो बैंकों को, सोसाइटीज़ को लगते हैं। हम आरबीआई को बहुत केयरफुली फॉलो करते हैं। उसके चलते 2-3 संवाद से पहले मैंने बताया था कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मुझे आज खुशी है कि हमने कंप्लायंस के फोकस के लिए जो लोग लगेंगे, जो लोगों ने कंप्लायंस के विषय में बहुत सारा काम किया है, उन लोगों को हमने लिया है, हमारे साथ वो जुड़े हैं। आनंद जी, ओके। तो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि हम कंप्लायंस को बहुत इम्पोर्टेंस दें। आज का विषय भी उसी के ऊपर भी थोड़ा बहुत कुछ फोकस करेगा। तो बीएएनएल और एलवीएफ, बीएएनएल जो रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट था, ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। पिछले महीने 4 बैंकों में इम्प्लीमेंट किया था, इस महीने फिर 4 बैंकों में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एलवीएफ आप सभी जानते हैं, लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क है, एक हमारी तरफ से एड ऑन है जहां पे आप लोग सारे मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके डेटा वैलिडेट कर सकते हो, पैन हो, आधार हो, उसका वैलिडेशन हो सकता है। इसको हम सीबीएस के साथ इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। तो आप सभी को बीएएनएल और एलवीएफ के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोग रेडी हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इन चीज़ों को बहुत दिन से यूज़ भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम और ज़्यादा इन चीज़ों को बना के और ज़्यादा कंप्लायंट बन रहे हैं।
इसके अलावा भी तीसरा जो पॉइंट है, जो मर्चेंट क्यूआर है, ये हमारी बहुत दिन की सपना था कि हम क्रेडिट सोसाइटीज को मर्चेंट क्यूआर का एक स्टेबल सोल्यूशन बना के दे। और ये मुझे लगता है कि ये हमने एक मंथ पूरा कर लिया है कि एक क्रेडिट सोसाइटी को मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन हम दे के, और हमारी जानकारी के हिसाब से वो सोसाइटी ऑलरेडी अब तक 500 से अधिक मर्चेंट्स को वो क्यूआर सोल्यूशन दे दी है। और वो जैसे हम डिज़ाइन करके बनाए थे उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। हमारा सेल्स टीम बहुत सारे क्रेडिट सोसाइटीज़ को रीच आउट भी कर रहे हैं कि अगर उनको मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन चाहिए तो आपके लिए हमारे पास वो रेडीमेड और प्रूवन सोल्यूशन है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। और बहुत सारे हमारे लगभग 3-4 हमारे अलग अलग प्रयास में हम वो अचीव नहीं कर पाए थे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन आपके लिए भी और आपके बिजनेस करने में भी बहुत मददगार रहेगा। तो आप अगर सोसाइटी भी है तो आज के दिन में आपको झिझक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन आपके सोसाइटी में भी चल सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि हम लोग इसको कर पाए पिछले महीने। इसके अलावा भी जैसे मैंने स्विच के बारे में बात किया और इसके रिलेटेड जो मैटर हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारा काम हुआ हमारा, और उन सभी चीज़ें आप तक पहुंचेंगे देर आगे चल के। ये सारे पॉइंट थे हमारे कस्टमर डिलाइट में। दूसरा पॉइंट है जो हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस। पिछले महीने हमने लगभग 8 से ज़्यादा पोस्ट हमारे सोशल मीडिया पे हमने किया। पिछले महीने हमारा एक सोशल मीडिया का माइलस्टोन था कि हमारे लिंक्डइन सोशल मीडिया पे 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स बन गए हैं। इस विषय को मैं क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि हमें आगे चल के संवाद एक बात रहेगा और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। बट आपको जितना जल्दी हमारे जो काम के बारे में जानकारी मिलना चाहिए वो सब हमारे सोशल मीडिया से मिलेगा। तो पिछले महीने के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डिजिटल वाला जो सेशन था उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़, और वही वही रील हमारे लिए सबसे ज़्यादा व्यूएबल कंटेंट हमारी तरफ से रहा है, जो डिजिटल प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन के जो बारे में बात करता है, जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी। वो एक रील बना के हमने अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। तो हमारा मकसद यही है कि व्यूज़ कलेक्ट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो हम कर रहे हैं ये आप तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए, आप समझ जाओ कि हम लोग अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो मैं आप सभी से बहुत नम्रता से ये अनुरोध करता हूं कि आप सोशल मीडिया में है तो list_software हैंडल को सब्सक्राइब करें, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो और लिंक्डइन हो। इन सभी में आप जाके list_software टाइप करोगे तो आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि वो हम अप टू डेट रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग तरफ से हमारे अपडेट्स हैं। जो भी काम हमें करना था सीबीएस में, जिसके चलते मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन सोसाइटीज़ के लिए बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता है, वो हमने किया है पिछले महीने और उसको लाइव भी किया था। तो इंजीनियरिंग की तरफ से जो भी मर्चेंट क्यूआर रिलेटेड फंक्शनैलिटी हमें बिल्ड करना था इंटीग्रेशन के लिए, वो हमने किया। आज के दिन में हमारा रेगुलेटरी के रिलेटेड जो कमिटमेंट है उसको और बढ़ाने के लिए मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, ये गाइडलाइन आए हुए मुझे लगता है कि 3-4 महीने हो गए हैं, और ये टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक गाइडलाइन इशू की गई है और ये सभी के लिए लगेगा। और फ्रॉड न हो आपके सोसाइटी में, आपके बैंक में, इसके चलते ये गाइडलाइन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप MNLRL को आप थोड़ा पढ़िए, समझिए, और जो बैंकों को और सोसाइटीज़ को लगने वाला है वो प्रिकॉशन हम अपनी तरफ से उसका रेडी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले संवाद तक हम लाइव भी हो जाएंगे। तो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट के चलते आपको उन सभी मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक करना होगा या उनकी सर्विसेज को ब्लॉक करना होगा जो नंबर्स एक ओरिजिनल यूजर के थे और 3 महीने उन्होंने यूज नहीं किया तो किसी और को अलॉट कर दिया है। इसके चलते टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक लिस्ट पब्लिश करती है हर महीने, लगभग हर दिन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम वो लिस्ट को डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे बैंक में ये कोई भी नंबर जो ट्राई ने
मार्क किया है, क्या हमारे बैंक में वो नंबर्स हैं, अगर हैं तो उनके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो वाला एक्शन कैसे लें, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इन सभी के बारे में काम हमारा हो चुका है। आगे वाले महीने में हम लोग उसको लाइव भी करेंगे, जो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट के बाद। इसके अलावा बाकी जो रेगुलेटरी के मैटर्स है, जो हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, वो है अगेन फ्रॉड रिलेटेड I4C वाला। तो बहुत सारे बैंकों को अभी भी I4C से URLs मिलने हैं। हमारी तरफ से हम रेडी हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके हैं। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में हमने देख लिया है कि I4C का जो फ्रॉड रिलेटेड नेटवर्क हमारे गवर्नमेंट जो सेट करना चाहती है, वो हम लोग रेडी हैं। और जब कोई भी बैंक को उनका URL मिलेगा, तब से वो मॉड्यूल लाइव हो सकती है। उसके अलावा हमें खुशी है कि हमारा लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क अभी आगे चल के वो इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेटेड तरीके से आप लोग कस्टोडियन में काम कर रहे हैं, किसी ने आधार नंबर दिया और आपको वैलिडेट करना है कि इस आधार नंबर जो बोल रहे हैं उन्हीं का है, या वैलिडेट करना है मिनिस्ट्री के डेटाबेसेस से, वो आप कस्टोडियन से कर पाओगे आगे चल के। तो जो इंटीग्रेशन हमें चाहिए था लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क और CBS का, वो हम बना चुके हैं और बहुत सारे बैंकों को आगे चल के वो देंगे। इसके अलावा जो अच्छे वाले मतलब इनोवेटिव टाइप का सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो पासबुक प्रिंटिंग यूजिंग कियोस्क हमारे एक बैंक ने ऑलरेडी लाइव है, जहाँ पे कोई बैंक अगर उनके ग्राहकों को ये सुविधा देना चाहता है कि वो पासबुक आके वो अपने आप में प्रिंट करके लेके जाए, तो वो वाला कियोस्क आज के दिन में मार्केट में मिलते हैं। तो हमने एक ऐसे ही कियोस्क के साथ इंटीग्रेशन बनाया है, और हमें खुशी है कि ये इंटीग्रेशन आपको और आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो कोई भी बैंक या सोसाइटी ये अगर चाहेगा कि वो कियोस्क ले और हम उसके साथ इंटीग्रेट करें, जिससे कि पासबुक प्रिंटिंग ऑटोमेट हो जाए, आपके कस्टमर्स आपके बैंक के ब्रांच को आए, हेड ऑफिस को आए, अपने आप में प्रिंट कराएं और लेके जाएं, और उसमें उनका पासबुक के रिलेटेड मैटर्स को वो हैंडल कर पाएं, वैसे वाले सोल्यूशन हमने बनाए हैं। इसके अलावा स्विच के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, उसके रिलेटेड इंटीग्रेशन जो भी लगते हैं वो हमने कर लिया है। हमारे स्विच के साथ हमारा CBS काम करता है। ये सारे इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग के तरफ से अपडेट्स थे। इसके अलावा जो नए टेक्नोलॉजी पे जो हमारी काम होती है, वो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उसको देखती है, और पिछले महीने एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से भी मर्चेंट QR का या वो फोकस और उसको चलाना और उसमें एड ऑन मॉड्यूल बनाना और जो यूज़र का इंटरफेस चाहिए वो बनाने के जो काम था, वो हमने पिछले महीने कर दिया। और जैसे मैंने बताया, हमें खुशी है कि वो 1 महीने से चल रहा है। इसके अलावा रेगुलेटरी का जो मैटर्स है, चाहे वो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट हो, बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप हो, या I4C वाला हो, ये इसके लिए जो एड ऑन्स या स्क्रीन्स या UI जो हमें बनानी पड़ती है, जो मोबाइल में एक्सेसिबल हो, जो आपके ब्राउज़र पे एक्सेसिबल हो, वो सारा हमने बना लिया है, और वो सभी लगभग सभी मॉड्यूल्स लाइव है। फंक्शनल एनहांसमेंट के बारे में अगर बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के दिन में हमारा मोबाइल ऐप से आप फैमिली अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट IDs के मैनेजमेंट का जो मैटर होता है, वो आप मोबाइल ऐप से मैनेज कर पाते हो। तो हमारी तरफ से जो मैंने पिछले 3 महीने पहले मैंने बताया था कि हम मोबाइल ऐप को रिवैम्प कर चुके हैं। अभी हमारा मोबाइल ऐप सिर्फ एंड्रॉयड पे नहीं, एप्पल iOS पे भी चलता है। तो आपको अगर मोबाइल बैंक लॉन्च करना है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, तो आप हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ले सकते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शनल टाइप के हो या व्यू ओनली टाइप के हो। दोनों टाइप का मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास हैं और वो चलते हैं। तो और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि सारे बैंकिंग आप जो कर पाते हो, वो हम लोग मोबाइल बैंक एप्लीकेशन से भी आपको अवगत कराएं, ये हमारी कोशिश है। तो वो उसी के तरफ फैमिली अकाउंट और कॉर्पोरेट ID का जो फैसिलिटी है, वो आपको हमारे मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी मिलेंगे। नियमित्रा जो हमारी बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, हम बना रहे हैं, मैंने इसके बारे में भी पिछले संवाद में बात किया था। नियमित्रा आज के दिन में लॉन्च होने के लिए रेडी है। जो लोग नियमित्रा के बारे में अभी बहुत ज़्यादा सुने नहीं हैं, इसके बारे में और ज़्यादा हम हंगामा करेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपका कंप्लायंस का जो मैटर है,
ये सभी को बहुत आसान कर देगा। जो आज के दिन में नए टेक्नोलॉजी के जो बात करते हैं हम लोग, एआई हो, एमएल हो, ये लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हो, एलएलएम जो बोलते हैं, ये सभी चीज़ों का मिश्रण बना के हम लोगों ने नियमित्रा का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। नियमित्रा के बारे में हम एक अलग सा संवाद लेके हम आपको उसके बारे में क्या फीचर्स हैं, वो कैसे काम करता है, आपके लिए कैसे मददगार रहेगा, ये हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं। तो उसके जो काम है वो हमने लगभग अपनी तरफ से खत्म कर दी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे कोशिश कि आप हमें क्लाउड पे भी साथ में चलो, आप बैंकिंग के ऊपर फोकस करते रहो और टेक्नोलॉजी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। यही चीज़ हम लेके चल रहे थे पहले से। पिछले 3 साल से, 3-4 साल से या लगभग 6 साल से हम लोग हमारे कस्टमर्स को क्लाउड से चलाते हैं। तो हमारे लिए क्लाउड भी इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है, ताकि आप बैंकिंग के ऊपर फोकस कर पाओ और हम टेक्नोलॉजी को आपके आसान तरीके से आपको आप तक पहुंचा पाए। तो क्लाउड के काम अभी 4-5 साल से शुरू हुआ है और 4-5 साल चलता रहेगा। तो क्लाउड में अगर बात करना है तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होती है कि आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है या नहीं है, कोई सर्विस थोड़ा डिले हो रहा है, आपके टेक्निकल डिक्लाइंस नहीं हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत क्लोजली 24/7 हमें मॉनिटरिंग करनी होती है और उसके चलते हमारे जो सिस्टम्स है इसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना होता है। ऐसे ही 2-3 हमारी बड़ी इम्प्रूवमेंट्स हमने क्लाउड मॉनिटरिंग में की है, उसके अलग सा जानकारी आपको दी जाएगी। और उसके चलते हमें जो हमारे कस्टमर्स हमारे क्लाउड से चलते हैं, ये और आसानी से अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसको पहले ही हम लोग उसको जान लें और उसके ऊपर कुछ एक्शन लेके उसको सॉर्ट आउट कर दे, ये बनाना है। तो वो हमने बनाया है कुछ हद तक। तो क्लाउड मॉनिटरिंग इम्प्रूवमेंट्स हमने की है। इसके अलावा आरबीआई बोलता है हर बैंक को कि साल में मिनिमम 2 डीआर ड्रिल्स आपको करने होंगे। तो डीआर ड्रिल का जो हमारे कैलेंडर है वो चल रहा है और उसके चलते जिन बैंकों का डीआर ड्रिल इस महीने होने थे वो हमने सबको करके दे दिया। हमारी तरफ से 3-4 महीने पहले से प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट और डेटा लॉस प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स हमने रोल आउट किया था या लॉन्च किया था। अभी लगता है मुझे 5-6 बैंक्स ऑलरेडी इन चीज़ों को यूज़ कर रही हैं। तो आपकी जो भी प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जो वो गाइडलाइन के हिसाब से बनना चाहिए, वो सभी आरबीआई कंप्लायंट पैम और डीएलपी सोल्यूशन हमारे पास है। मैं चाहूँगा सभी लोग इसका उपयोग उठाएं और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट एंड डेटा लॉस प्रोटेक्शन का जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो हम मैच्योर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंकों में पिछले महीने भी ऑडिट चले। उन सभी ऑडिट्स के लिए जो सपोर्ट लगती है हमारे तरफ से, जो रिपोर्ट बना के देनी होती है, जो मदद हमारी तरफ से लगती है, वो सभी हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा पिछले महीने हमारे एक और कस्टमर हमारे क्लाउड पे आए, तो उनका क्लाउडिफिकेशन भी हमने कंप्लीट किया है। पिछले महीने के अपडेट्स में लास्ट पॉइंट सपोर्ट की तरफ से है, जहाँ पे जो रेगुलेटरी मॉड्यूल्स का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, आपको अपनी जो ऑन प्रीमाइस चल रही हो, जो सीबीएस हो या ऑन क्लाउड वाला चल रहा सीबीएस हो, उसको इम्प्लीमेंट करके देने का जो काम है सपोर्ट की टीम करती है। जो रेगुलेटरी मॉड्यूल्स हमारे लिए प्रायोरिटी है और आपके लिए भी, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से रेगुलेटरी मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द आप सभी के लिए हो। तो वो काम हमने किया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि लगभग सारे हमारे बैंक जिनके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था कि फॉर्म 121 को यूज़ करना चाहिए उनको अप्रैल 1 से ही, तो हमने बनाया। 15-20 मिनट हम लेट हुए, बट वो उसके बाद वो सही तरीके से चल पाया और मुझे खुशी है कि आज के दिन में लगभग 90-95% हमारे बैंक्स फॉर्म 121 यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। और जो हमारा बेस स्टैंडर्ड जो सीबीएस के आज के दिन का प्रोडक्ट है 2541, ये हमने रोल आउट कर दिया है। इसके अलावा भी एक और नया चीज हम कर पाए, वो है कि हमारे एक कस्टमर ने एक और दूसरे सोसाइटी को एक्वायर कर लिया था। तो ये हमारे लिए बहुत नया चीज़ था कि हमारे कस्टमर कोई एक्विजिशन या मर्जर में है, तो हम अपने सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करके दें, कैसे उनको सपोर्ट दें, जिससे कि जो नया वाला सोसाइटी उन्होंने एक्वायर किया है या उनको उन्होंने लिया है, वो कैसे वो काम कर सकते हैं, इसका भी काम हमने करके हमारे कस्टमर्स को दिया। तो अगर आपकी सोसाइटी या बैंक मर्ज हो रहा है या नया वाला बैंक या ब्रांच
ब्रांच खोलना तो ठीक है, वो मुझे लगता है कि वो तो बहुत आसान है, बट नया वाला सोसाइटी आप एक्वायर कर रहे हो, नया वाला बैंक आप एक्वायर कर रहे हो, तो वो भी हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं और हम उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करके आपको दे देंगे। तो ये थे पिछले महीने के अपडेट्स। मैं जल्द ही इस महीने आप हमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं इसके बारे में बता दूं। रेगुलेटरी फोकस हमारी तरफ से रहेगा, चाहे वो I4C हो, BANL हो, फॉर्म 121 हो, MNRR हो। ये सारे मॉड्यूल्स हमारी तरफ से लगभग रेडी हैं और हमने बहुत सारे बैंकों में इसको रोल आउट भी कर दिया है और वो हमारा काम आगे महीने में, जून महीने में भी चालू रहेगा। मर्चेंट क्यूआर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम सारे सोसाइटीज को रीच आउट करेंगे। हमारी तरफ से आप एक कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट, आप सोच रहे हैं कि मर्चेंट क्यूआर से आपको अपनी बिजनेस बढ़ानी है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो मर्चेंट क्यूआर फॉर सोसाइटीज ये हमारी फोकस रहेगा। उसके अलावा नियमित्रा का जो नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका लॉन्च कैसे करें, हम कैसे आप सभी को इसके बारे में बताएं, उसी का एक एक पार्ट है रेज बॉट, रेगुलेटरी बॉट जो हम बोलते हैं, जो AI का चैट बॉट है। इसी को भी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे हम अगले महीने में। इसके अलावा भी जो स्विच, हमारे जो नया स्विच हमने लिया है, जो हमारे पार्टनर के साथ हम काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी और बहुत ज़्यादा काम हम अपनी तरफ से करेंगे और LVF को और ज़्यादा इंटीग्रेट करें और आप सभी डेटा वैलिडेट करके डेटाबेस में स्टोर करें ताकि आपकी डेटाबेस का क्वालिटी और बेहतर बने। ये हमारी कोशिश रहेगा अगले महीने में भी। जो बैंक्स हमारे साथ क्लाउड में जुड़ना चाहते हैं उनका क्लाउडिफिकेशन भी अगले महीने हम करेंगे। इसके अलावा अंत में मेरी तरफ से फिर से आप सभी से ये अनुरोध है कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे पोस्ट करते रहते हैं जो उस लिस्ट में होता है और उसके चलते हम लोग उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहता है हर संवाद में, वो फिर वही मैं अपनी तरफ से बना बोलना चाहूँगा। जो हमारा टूल है FIR, जिसके चलते अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो उसके रिलेटेड टिकट रेज करते हैं आप, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ FIR को यूज़ करके टिकट रेज करें। आप सभी जानते हैं जब आप FIR यूज़ करते हो तो हमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ये समझ में जल्दी आ जाता है। मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स आज के दिन में FIR को यूज़ कर रहे हैं। जो लोग आज में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप FIR यूज़ करके ही आप अपने कंप्लेंट्स हमारे साथ रजिस्टर करो। तो ये थे बात मेरी तरफ से। आप सभी को फिर से सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, दूसरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि हम 25वीं कड़ी में हैं, सिल्वर जुबली बना रहे हैं, गोल्डन जुबली बनाएंगे, डायमंड जुबली बनाएंगे आगे चल के संवाद का, जो हर महीने हम लोग तीसरे गुरुवार को चलाते हैं। आप खुद ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए। हमारी कोशिश है कि लिस्ट की तरफ से जो भी हम आज के कर रहे हैं वो आप तक हम पहुंचाए, यही हमारी कोशिश रहेगा। आगे भी ये चलता रहेगा। तो सबको फिर से धन्यवाद और मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे की नोट स्पीकर कपिल जी को और मैं अनुरोध करूंगा कि जो की नोट सब्जेक्ट है आज का वो यहाँ से आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू कपिल जी। थैंक यू सो मच गिरीश जी। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं, जिस तरह से आपने आपकी टेक्नोलॉजीज को, उनमें हो रहे अपडेशन को, एडवांसमेंट को प्रेजेंट किया। ये काफ़ी सराहनीय है, मीन्स इट्स हाईली अप्रिशिएबल। और साथ ही साथ मैं भी एक गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, विच इज़ रियली अ मोमेंट कि इस टेक्नोलॉजी में मैं भी आपका एक छोटा सा हिस्सा बन पा रहा हूँ। यस, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। साथ ही साथ मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस सेशन के लिए। और सेशन में मैं सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिए प्लीज। यस। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस, वी कैन सी योर स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं मेरे इंट्रोडक्शन से। जी, हम हैं रिलायंस टेक्नो सॉल्यूशन। जो हम काम कर रहे हैं वो है डेटाबेस कंसल्टिंग, सपोर्ट और सर्विसेज।
और खास करके हमारा कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज रहता है ओरेकल, बाद में आता है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और माइएसक्यूएल। 2014 से हम इस डोमेन में काम कर रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है हमारे एक्सपीरियंस में, या फिर हम कहें कि हमने जो कुछ चेंजेस एडवांसमेंट देखे हैं उसमें, तो ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि डेटा ने अपना बिहेवियर काफ़ी हद तक बदला है। डेटाबेस ने अपना बिहेवियर, अपना वे ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बदला है। पहले हम डेटा यूज़ करते थे ताकि हम हमारे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकें, बट आज का समय इस तरह से है कि डेटा कहीं ना कहीं हमें यूज़ करने लगा है। इन द सेंस, विद द हेल्प ऑफ एआई, डेटा हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, वो हमारी साइकोलॉजी को जानना शुरू कर चुका है, जो हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी प्रायोरिटीज को ऑब्जर्व करके हमारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने लगा है, जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। जो चीज नहीं बदली है वो है डेटाबेस को लेके अवेयरनेस। पिछले कई सालों से हम काफी सारे कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं अलग अलग डोमेन्स में। तो जब हम देखते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक बैंकिंग सेगमेंट की हो या किसी और डोमेन की हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब खर्च करना शुरू करते हैं, जब उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस डालना शुरू करते हैं, तो वो काफी सारा खर्च सर्वर पे करेंगे या नेटवर्क के ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहेगा। ऑपरेशनली जो एप्लीकेशन वो यूज करने वाले हैं उसके ऊपर रहेगा, बट कहीं ना कहीं कंपोनेंट है जो कंसिडरेशन में नहीं आता है, वो आता है डेटाबेस। और वो डेटाबेस का कंपोनेंट तब आता है जिस समय कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरबीआई है, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल हमारे ऊपर इम्पोज करती है, कुछ गाइडलाइंस हमें देती है, तब जाके हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज करना शुरू करते हैं। सो उसी में से एक कंपोनेंट है या एक पर्टिकुलर गाइडलाइन जो हमें आरबीआई देता है, वो है डेटाबेस हार्डनिंग। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे और ये जानेंगे कि वो जरूरी क्यों है। देखिए, क्या होता है कि हम डेटाबेस में काफी सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, और वो डेटा हमें पता है कि वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, अल्फा न्यूमेरिकल नहीं है। वो अपने आप में एक बिजनेस बन चुका है। आज जब भी मैं कहीं पे अपना डेटा देता हूँ, तो डेटा कहीं ना कहीं एक फुटप्रिंट छोड़ देता है, जो आने वाले समय में काफी सारे अलग अलग लोग उसका यूज करने वाले हैं। सो मेरे लिए वो डेटा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ना होते हुए एक एसेट बन चुकी है, जिसे प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका मिसयूज करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसे हम इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स के जरिए समझ सकते हैं। कि आज अगर हम देखें तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हमें दिखाई देने लगे हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो हम पार्ट इस समय स्किप करेंगे। अब उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसे हम डेटाबेस हार्डनिंग में कवर करते हैं। कस्टमर इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का मीनिंग कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब हम रिपीटेड पैटर्न में कुछ परचेसिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल एंटिटी चुपके से उसे ऑब्जर्व कर रही है। कहीं ना कहीं वो हमारे पैटर्न को, हमारे बिहेवियर को स्टडी कर रही है। तो हर वो चीज जो हम डिजिटली परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ रही है। ठीक उसी तरह से लोन है, डेटा है, और इंटरनल हमारे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में, एमआईएस में भी काम में आते हैं। तो डेटा सिर्फ एक एक पर्टिकुलर एंगल से नहीं देखा जा सकता कि जो मैं मैनेजमेंट के लिए या ऑपरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनली मुझे डेटा को देखना होगा कि जो डेटा है वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए परफॉर्म ना होते हुए इन सारी चीजों के इर्द गिर्द हो रही एक्टिविटीज से भी प्रभावित हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन फैक्टर्स की। पहले हम बात कर लेते हैं जो कंसेप्चुअली होता है डेटाबेस के अंदर की रिस्क क्या हो सकती है, बाद में हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना शुरू करेंगे। तो कंसेप्चुअली देखिए क्या होता है कि मेरा एक्सेस प्रिविलेज कहाँ कहाँ पे है, किस किसको मेरा डेटा का एक्सेस है। आज भी मैंने कई सारे छोटे छोटे बैंक्स ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे उन्होंने पासवर्ड्स की एक प्रिंट निकाली हुई है, वो अपने डेस्क पे लगाई हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपने डेटा को लेके इतना सिंसियरली उसे देख नहीं पा रहा हूँ, इस रिस्क को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये छोटा सा पासवर्ड जो मैंने अपने डेस्क पे लगा के रखा है, क्या बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्या हैवॉक क्रिएट कर सकता है।
चलो मान लीजिए अगर मुझे डेटा का पासवर्ड याद नहीं रहता है, तो कई कई लोग उसमें वीक पासवर्ड यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 या अपना बर्थ डेट डाल दिया, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है, जो प्रिडिक्टेबल बन जाता है कि अच्छा इस पर्सन का ये डेटा है और इसको एक्सेस करने के लिए ये पासवर्ड हो सकता है। इसे आसान तरीके से समझे तो देखिए, घर में हमारा मोबाइल होता है और हमारे बच्चे हमारा चुपके से पासवर्ड देख लेते हैं, या कुछ चुपके से हमारा वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर मोबाइल का एक्सेस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह से वीक पासवर्ड प्रिडिक्टेबल होने की वजह से इजी हमारी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। साथ ही साथ हमारे सिस्टम अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से हमने अपडेट नहीं किया है, पैचिंग नहीं किया है, तो वो भी अपने आप में एक थ्रेट बन जाता है कि वल्नरेबिलिटी है, बाहर से कोई एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू या हैकिंग करने की कोशिश कर सके थ्रू ब्रूट फोर्स अटैक हम कहते हैं, जहाँ पे वो मल्टीपल पासवर्ड ट्राई करेगा, सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ इंटरनल थ्रेट्स होते हैं जो लगता है कि छोटी है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए, बाहर के थ्रेट्स तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं ना कहीं डायग्नोस कर सकते हैं, पुराने लॉग्स हम चेक कर सकते हैं, कुछ सिस्टम ट्वीक कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन इनसाइडर्स थ्रेट जो होते हैं कि मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन डेटा मेरे सामने ओपन करके बैठा है और नोट्स निकाल रहा है, सो हाउ डू आई प्रिवेंट दैट। तो ये कॉमन रिस्क हमारे लिए रहती हैं। बड़ी बड़ी रिस्क तो और भी हैं, बट कॉमन रिस्क को हमें पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बेसिक लेवल पे। अब इसके लिए आरबीआई हमें टाइम टू टाइम काफी सारे गाइडलाइंस देता आया है, और वो गाइडलाइंस आज एक एक डॉक्यूमेंट बन चुका है अपने आप में, जिसे हम डेटाबेस हार्डनिंग कहते हैं। अब डेटाबेस हार्डनिंग का एक सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी है रिस्क फैक्टर्स की, उन्हें हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। अब वो अलग अलग लेवल पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ डेटाबेस अपने आप में एक एंटिटी नहीं है, ये डेटाबेस चल रहा है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है किसी हार्डवेयर पे, हार्डवेयर एसोसिएटेड है किसी स्टोरेज के साथ। अब इन सारी चीजों को जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इसे एक्सेस करने के लिए लगता है मुझे नेटवर्क। तो आरबीआई के गाइडलाइंस में जब डेटाबेस हार्डनिंग की बात आती है, तो इन सारे लेवल्स के ऊपर मुझे पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे क्या थ्रेट ऑकर हो सकती है, और जब हो सकती है उसके लिए मैं प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लेने वाला हूँ हर लेवल पे, चाहे वो एक्सेस रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिविलेजेस रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांजैक्शनल रिलेटेड हो। इनफैक्ट मेरा डेटा किसे दिखना चाहिए किसे नहीं दिखना चाहिए, ये भी उन प्रोटोकॉल्स का एक हिस्सा बन जाता है। तो सिंपल टर्म्स में यही है कि पॉसिबिलिटीज ढूंढो कि जिस पॉसिबिलिटी में मेरा डेटा हैम्पर हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, या कुछ थ्रेट ऑकर हो सकता है, उसे आइडेंटिफाई करके उसे कैसे मिटिगेट करना है। ये सिंपल टर्म्स में डेटाबेस हार्डनिंग कहलाता है। तो इन्हें करना क्या है, प्रैक्टिकली छोटी छोटी कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि एक्सेस कंट्रोल। आज भी जब मैं बहुत सारी बैंक्स के साथ बात करता हूँ या नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ, तो मेरा एक सवाल रहता है कि आपने एक्सेस किस तरह से दिया हुआ है लोगों को। तो सबसे पहले उनका सवाल आता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। एक्सेस का मीनिंग ये है कि हमारी डेवलपमेंट टीम है उनके पास एक्सेस है, हमारे इंटरनल कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले अलग अलग डेजिग्नेशन पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास एक्सेस है। बाय एक्सेस कंट्रोल आई मीन कि ठीक है, आपने एक्सेस तो दिया है, लेकिन क्या आपने वो सिक्योर किया है। मीनिंग डिफाइनिंग हु इज हु, कि ये पर्सन अगर ये पर्टिकुलर काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन के काम से रिलेटेड किसी को इतना ही डेटा दिखना चाहिए, और इतना ही डेटा दिखने के बाद ये सिर्फ यही एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। दैट मीन्स क्या आपने उसका रोल डिफाइन किया है। तो बिलीव मी, 80% ऑफ द टाइम मुझे आंसर मिलता है कि वैसा हमने अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। प्रैक्टिकल टर्म में कहा जाए तो अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आपका सिस डीबी एक्सेस प्रिविलेज आपने कितने लोगों को दिया हुआ है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे पासवर्ड कितने लोगों के पास है। अगर आप हर किसी को ऐसे पासवर्ड दे रहे हो, हर किसी को सिस डीबी प्रिविलेज दे रहे हो, दैट मीन्स आपने रोल नहीं डिफाइन किए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप पहले तो एक्सेस डिफाइन कीजिए, रोल डिफाइन कीजिए, रोल के साथ साथ उनका प्रोफाइल डिफाइन कीजिए, और प्रोफाइल डिफाइन करने के बाद उसे पीरियोडिकली आप चेंज भी करते रहिए। और प्रोफाइल के अंदर कुछ चीजें आती हैं कि पासवर्ड कितने दिन में चेंज होना चाहिए, पासवर्ड का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए,
साथ ही साथ प्रोफाइल में ये भी आएगा कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए कौन कौन सा डेटा जरूरी है, उस डेटा का कितना वो यूज कर सकता है, कितने रिपोर्ट्स वो जनरेट कर सकता है. सो एवरीथिंग कम्स अंडर हु इज हु. डिफाइनिंग द रोल इज द वेरी प्रोमिनेंट थिंग, जो आज भी मैं बहुत सारे बैंक्स में या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखता हूँ. और जहाँ पे हमारा काम यही आता है कि सबसे पहले उसी चीज के ऊपर इम्प्रूवमेंट या इम्प्लीमेंटेशन लाइज है. उसके बाद आती है ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी. प्रोफाइल को ही हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि जब मैंने प्रोफाइल डिफाइन कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं डायरेक्टली जाके एक्सेस ले पाऊंगा अपने डेटा को. डेटा तक पहुंचने के लिए भी कुछ और चेक्स होने चाहिए कि पता होना जरूरी है कि यस, अगर मैंने एक्स नाम का यूजर क्रिएट किया है और एक्स यूजर के लिए ये पॉलिसी डिफाइन की है, लेकिन सच में वो एक्स नाम का यूजर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा. तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी का रोल पिक्चर में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग सर्विसेज जैसे पैम सॉफ्टवेयर आ जाता है जो हमें मल्टी ऑथेंटिकेशन के लिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हेल्प करता है. जहाँ पे हमारा मल्टी फैक्टर के अंदर आता है कि कहीं ना कहीं आप ओटीपी भेज दीजिए मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप पे, और उस ओटीपी के जरिए आप ऑथेंटिकेट कीजिए कि हाँ ये सच में वही यूजर है जो ये क्लेम कर रहा है. सो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप हार्डनिंग की बात कर रहे हैं. कॉन्फ़िगरेशन हार्डनिंग ये आती है आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे. दैट मीन्स द डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो, जो आरडीबीएमएस आप यूज कर रहे हो, वो है ओरेकल या फिर एसक्यूएल सर्वर या मायस्क्यूएल. मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि लोग फुल इंस्टॉलेशन प्रेफर करते हैं, कि वो सिलेक्ट नहीं करते हैं कि उन्हें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है, मीन्स फंक्शनैलिटी की जरूरत है, और वो बेझिझक सारे के सारे फीचर्स उस सॉफ्टवेयर में जो आए हैं वो यूज करना शुरू कर देते हैं, रादर इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं. उन्हें ये चेक करना जरूरी है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल करने भी वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारी जगहों पे हमने ऑब्जर्व किया है कि ओरेकल डेटाबेस जब इंस्टॉल होता है तो लोग स्पेशल डेटा भी इंस्टॉल कर देते हैं. साथ ही साथ लोग मल्टीमीडिया फीचर भी इंस्टॉल कर देते हैं, जबकि ये जो फीचर है जैसे स्पेशल डेटाबेस है, यहाँ पे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है या लोकेशंस होते हैं, मैप्स होते हैं. अगर मेरा सॉफ्टवेयर इन्हें नहीं यूज कर रहा है तो मुझे इन्हें डिसेबल कर देना चाहिए, ताकि उस सॉफ्टवेयर के फीचर के थ्रू होने वाले अटैक्स को मैं प्रिवेंट कर पाऊँ. साथ ही साथ मैंने कहा मल्टीमीडिया, कि अगर मैं मल्टीमीडिया डेटा अपने मोबाइल में अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, तो उस फीचर को मुझे डिसेबल कर देना चाहिए. तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल में ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीचर मैं यूज कर रहा हूँ उतने ही मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्ट किए हुए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, और अगर नहीं तो मैं उन्हें कहीं ना कहीं डिसेबल करना जरूरी मानता हूँ. और साथ ही साथ इससे ये होता है कि जैसे आप उन्हें डिसेबल करते हो तो नेटवर्क में उनका एक्सपोजर कम हो जाता है, इवेंचुअली थ्रेट्स कम हो जाते हैं, इवेंचुअली उसका डैमेज मैं कंट्रोल कर पाता हूँ. नेक्स्ट आता है पैच मैनेजमेंट. आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कुछ महीने पहले एक कस्टमर का फोन आया था और वो कह रहे थे कि सर हमें हमारा डेटाबेस का प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है. एंड पहला क्वेश्चन हमें ये आता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो. तो उन्होंने कहा सर आप ओरेकल 8i यूज कर रहे हैं. आई डोंट नो अभी वो किस जमाने से बैंक चल रही है, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी ओरेकल क्लाउड तक पहुंच चुकी है, इंटरमीडिएट काफी सारे पैचेस आ चुके हैं, इंटरमीडिएट काफी सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर एनहांसमेंट हो चुकी है, एडवांसमेंट हो चुकी है, आप सोचिए अगर आप उसे अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप किस रिस्क पे हो. क्योंकि आज ओरेकल 11G तक का सपोर्ट बंद कर चुका है और कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फॉर ओरेकल 8i. तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरा सिस्टम अप टू डेट है, जिस सिक्योरिटी की लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी कंप्लायंस मुझे आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वहां तक मैं अपने आप को अपडेट टू डेट रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ. अच्छा, इसमें और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जब आप पैच मैनेजमेंट की बात करते हैं, कि पैच मैनेजमेंट के अंदर आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन के ऊपर पैच मत अप्लाई कीजिए. ये भी अपने आप में हार्डनिंग की पॉलिसी में आता है कि जो भी आप पैच अप्लाई करने वाले हो, जो भी चेंजेस आप करने वाले हो, मेक श्योर कि वो अपने यूएटी सर्वर में, आपके सैंडबॉक्स सर्वर में या डेवलपमेंट सर्वर्स पे थरोली टेस्ट किया हुआ है. और साथ ही साथ टेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैच अप्लाई हो रहा है ये नहीं है, पैच अप्लाई होने के बाद भी आपको वो जो थ्रेड्स रिजॉल्व करने का कमिटमेंट दे रहा है उनके ऊपर कुछ ट्रायल अटैक्स करके आप उन्हें चेक कीजिए, ये उसका मीनिंग होता है.
So this is also very crucial component of database hardening. ये वाला चीज काफी सारा डिस्कशन में रहता है जो आपकी स्क्रीन पे है, एंक्रिप्शन। काफी सारे कस्टमर्स हैं, काफी सारे बैंक्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एंक्रिप्शन करना है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशन ऑफ एडिशन और द सॉफ्टवेयर और कभी कभी फाइनेंशियल्स, वो एंक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर परचेस नहीं कर पा रहे हैं, या एंक्रिप्शन चाहते हुए भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो एंक्रिप्शन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम अपने विजिबल डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाए। विजिबल डेटा इन द सेंस कि अब मेरी स्क्रीन के ऊपर जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को डेटा फेच करके आ रहा है, वो डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे सामने है। अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर मुझे क्लियरली दिख रहा है, किसी का नाम है तो वो नाम मुझे क्लियरली दिख रहा है। क्या मैं उस लेवल पे जाके उसे प्रोटेक्ट कर पाता हूँ? जैसे कि मान लीजिए मैंने मोबाइल नंबर को कुछ डिजिट्स उल्टे सीधे कर दिए, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉट एन्क्रिप्शन बट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ डेटा मास्किंग, कि मास्किंग के थ्रू मैं उसको थोड़ा सा शफल कर पा रहा हूँ, चेंज कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ जो नाम मुझे दिख रहा है ABC, तो क्या मैं उस नाम को चेंज कर सकता हूँ, XYZ कर सकता हूँ? ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी है हमारे पास अवेलेबल जिनका हम यूज कर सकते हैं। सो हमें क्या प्रोटेक्ट करना है? डेटा एट रेस्ट। जैसे कि जो डेटा यूजुअली यूज नहीं हो पा रहा है, हिस्टोरिकल डेटा है, कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स है, उन्हें तक RBI कहता है कि आपको एन्क्रिप्ट करके रखना जरूरी है। डेटा इन ट्रांजिट का मीनिंग ये हो रहा है कि जो डेटा आपके ट्रांजैक्शंस में टू एंड फ्रो हो रहा है नेटवर्क में, उसे आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सिक्योर बैकअप लेना बहुत जरूरी है। आज सिर्फ जो डेटा है वो बैंक अगर यूज कर रही है तो बैंक सिर्फ खुद अकेले यूज नहीं कर रही है, उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके एप्लीकेशन वेंडर, उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो जब उन्हें डेटा की जरूरत होती है तो मोस्ट ऑफ द बैंक ये करती है कि बैकअप उठाती हैं और उन्हें हैंड ओवर कर देती हैं। अब जब उन्हें हैंड ओवर कर रही है, दैट इज ऑल्सो द रिस्क वी आर एक्सपोजिंग टू आवर डेटा, कस्टमर्स डेटा, टू द थर्ड पार्टी। क्या उनके पास जब डेटा रिस्टोर होगा, क्या वो उसी फॉर्मेट में होगा जो मुझे दिख रहा है, या उनके पास जाते समय वो इंक्रिप्शन होगी, उसकी उसकी मास्किंग होगी या एनोनिमाइजेशन होगी? ये सारी चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है डेटाबेस हार्डनिंग के अंदर। ये काफी क्रूशियल कंपोनेंट है, और साथ ही साथ RBI इस चीज को लेके और स्ट्रिंजेंट होता जा रहा है कि जब आप थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर करो तो आपके प्रॉपर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तक होने चाहिए। डेटा देते वक्त आप उन्हें एनक्रिप्ट करके दोगे, मास्किंग करके दोगे, एनोनिमाइजेशन करके दोगे, उतना ही डेटा दोगे जितना उनको यूज होने वाला है। तो ये सारी चीजें एन्क्रिप्शन के हेड के अंदर आती हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी हमने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्डनिंग की प्रोसेस है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इसे टाइम टू टाइम ऑडिटिंग की जरूरत होती है। उसका रीजन भी ये है कि देखिए सब चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं। 20 साल में काफी सारी टेक्नोलॉजीज चेंज होते हुए हमने देखी है, डेटाबेस का बिहेवियर चेंज होता देखा है। तो ठीक उसी तरह से जो अटैक करने वाले एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, वो भी हमसे कुछ कदम आगे रहने की कोशिश करते हुए अपने अटैकिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करते हैं। अगर वो अटैकिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज कर रहे हैं तो हमें भी हमारे प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज को चेंज करना जरूरी है। इसीलिए ऑडिटिंग और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का रोल बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ऑटोमेट कर दी है कुछ प्रोसेस या कुछ हार्डनिंग कर दी है तो मेरा काम खत्म हो गया है, बट उससे मैं रिवाइव कितना कर रहा हूँ, कितने दिनों में मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ, और ऑडिटिंग के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं रिजॉल्व किस तरह से कर रहा हूँ। तो जितना प्रोएक्टिव मैं रहूंगा उतना डेटाबेस हार्डनिंग के ऊपर मेरा कमांड उतना रहेगा। बैकअप सिक्योरिटीज के ऊपर हमने काफी सारी बात कर ली, बट यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब हम बैकअप लेते हैं हमें लगता है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे सिक्योर हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब रिस्टोर करने का टाइम आता है तो बैकअप रिस्टोर ही नहीं हो पा रहा है। एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं कि बैकअप के अंदर कुछ फाइल मिस हो चुकी है, बैकअप कॉपी करते समय कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है, या आधी अधूरी फाइल ही मेरे पास कॉपी हुई है। इस केस में जो बैकअप मैं ले रहा हूँ, मुझे इंश्योर करना चाहिए कि इमीडिएटली मैं उसे UAT सर्वर पे, सैंडबॉक्स सर्वर पे रिस्टोर करके देखूं, और तभी अपने आप को कंफर्टेबल कर पाऊं कि हाँ, जो बैकअप मैंने लिया है वो रिस्टोर भी हो रहा है। तो क्या हमारी हार्डनिंग पॉलिसी में या सिक्योरिटी पॉलिसी में मैकेनिज्म है
किसी बैकअप के ऊपर काम रिलाई नहीं कर रहा हूँ, बैकअप के साथ साथ मैं उसे रिस्टोर भी करके देख रहा हूँ, ये जानना भी काफी जरूरी होता है। तो हार्डनिंग का एक सिंपल सा रोड मैप है जो मैं काफी सारे कस्टमर्स के साथ अप्लाई करता हूँ बहुत सारे लेवल्स पे। तो वो होता है कि इनिशियली आप एक्सेस करना जरूरी है, असेसमेंट होना जरूरी है, फिर रिमीडिएशन जरूरी है कि उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। जब वो एक बार सेट हो जाता है तो हमारा एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट हमारे सामने रहता है कि हम इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। ये हमारा आगे वाले आने वाले समय में एक बेंचमार्क सा बन जाता है कि ये ही हमें फॉलो करना है। हम देखते हैं कि उसमें से कौन सी चीजें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोफाइल मैनेजमेंट की बात की कि प्रोफाइल मैनेजमेंट में एक छोटा सा कंपोनेंट आता है कि पासवर्ड 15 दिन में एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस ऑटोमेट की जा सकती है, तो हम इसे ऑटोमेट कर देंगे। जो प्रोसेस हमें मैन्युअल रखनी है वो हमें मैन्युअली चेक करनी है, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो अब तक जो हमने देखा ये कंसेप्चुअल पार्ट था। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जहाँ पे कंप्लायंस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो देखिए उसी चीज को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि देखिए हमारे डेटाबेस में काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने बात की। यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी क्या आता है कि हार्डनिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या एन्क्रिप्शन से क्या बेनिफिट मिलेगा। आज की डेट में डेटा का जो एक्सपोजर है वो पीआईआई एक्सपोजर हम कहते हैं कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। कि मान लीजिए कुछ डेटा मेरे स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है और वहां पे मैंने अपना नाम लिख के रखा हुआ है, वहां पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली और मोबाइल नंबर है। अब पीआईआई के अंदर क्या होगा कि मैं इस डेटा को सिर्फ देखने के बाद खुद एनालाइज करना शुरू करूंगा कि अच्छा ये इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, इसका आईडी मुझे दिख रहा है, इस आईडी का पासवर्ड ये हो सकता है, तो मैं इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। तो ये छोटे छोटे रिस्क मुझे कंप्लायंस में दिखाई देने लगती है कि क्या मेरा जो डेटा सामने दिख रहा है वो पीआई में आ रहा है, इसका का कुछ मैं मीनिंग निकाल पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो ये गैप्स मुझे पता होना जरूरी है। देखो अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज प्रैक्टिकल टर्म में मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा पैन नंबर जो है, आधार नंबर जो है, मोबाइल नंबर है, ये जो डेटा है ये भले ही प्राइमरी बेसिक इंफॉर्मेशन लगता है लेकिन इसका भी बहुत मिसयूज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो क्या मैं इस डेटा को मास्किंग कर सकता हूँ? जैसा मैंने मास्किंग के बारे में कहा कि नंबर्स को थोड़ा सा ब्लर कर दीजिए या वहाँ पे एक्स फैक्टर डाल दीजिए। ऑनोनामाइजेशन में उस डेटा को ही चेंज कर दीजिए। कपिल रीलन अगर नाम है तो उसको किरण मोरे कर दीजिए। कपिल देव अगर नाम है तो उसको XYZ सौरभ गांगुली कर दीजिए। तो देखिए ये एनोनमाइजेशन में हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि जो एक्चुअल डेटा में देख रहा हूँ वो सच में एक्चुअल है या फैब्रिकेटेड डेटा है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो ये वाला कब काम में आएगा? जब मैं थर्ड पार्टी को डेटा हैंड ओवर कर रहा हूँ। जो हमने आगे बात की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। व्हाई दिस ऑल इज इम्पोर्टेंट, तो हम यहाँ पे वही देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम छुपा पाए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर की आइडेंटिटी, जो कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमें डेटा दे रहा है, हमारी बैंक में अपना पैसा रख रहा है, अगर उसी की आइडेंटिटी हमारी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रस्ट को, हमारी ऑथेंटिसिटी को, हमारी ऑनेस्टी को डैमेज करता है और इवेंचुअली लॉन्ग पीरियड में हमारे बिजनेस को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें उस एस्पेक्ट में भी डेटा और डेटा सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। कंप्लायंस के तौर पे देखा जाए तो ये सारे कंप्लायंसेस अगर हम प्रॉपर हार्डनिंग कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने डेटा को सिक्योर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन सारे कंप्लायंसेस को एट वन स्ट्रेच फुलफिल कर पा रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है डीपीडीपी एक्ट है, आरबीआई की सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, ISO 27001 के कुछ गाइडलाइंस है जिसके अंडर आप बहुत सारे कंप्लायंसेस को पूरा कर पा रहे हो। कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी और एक्सेस कंट्रोल को लेके बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं जो आप फुलफिल कर सकते हो। मार्केट में कुछ टूल अवेलेबल हैं जैसे कि इन्फॉर्मेटिका है, IBM गार्डियम है, डेल्फिक्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और ओरेकल के खुद के कुछ प्रोडक्ट है इंटरनली। बट इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी महंगे होने की वजह से कस्टमर अपना इंटरेस्ट इनमें नहीं लेता है, या इंटरेस्ट होने के अलावा बावजूद भी वो कहीं ना कहीं वो उन्हें
इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप कहीं ना कहीं इन हाउस इसको शुरू कीजिए। इन हाउस एक्टिविटी में हम जैसे छोटे छोटे प्लेयर आके आपको इस चीज के अंदर हेल्प कर सकते हैं, आपके बजट्स के अंदर, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर, या डेटा सिक्योरिटी को लेके आपकी जितनी जरूरतें हैं उन्हें एटलीस्ट हम फुलफिल कर सकते हैं इन हाउस सॉल्यूशन के साथ। उसमें हमें सिंपली यही देखना है कि हमारा डेटा डिस्कवरी होना जरूरी है, कि कौन कौन सा सेंसिटिव डेटा है, कौन कौन से डेटा को मुझे प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड फेज में उसे सिक्योरली हमें क्लोन करके रखना है, डेटा मास्किंग करके रखना है। जब भी हम थर्ड पार्टी को देंगे तो हम उन्हें एक्चुअल डेटा न देते हुए हमारे जो भी मास्किंग डेटा है, क्लोन डेटाबेस है, उसका बैकअप लेके हम उन्हें फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए हम अपने कुछ कंप्लायंस डैशबोर्ड बना के रख सकते हैं, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स का हम एक फॉर्मेट बना के रख सकते हैं जो आरबीआई को हम टाइम टू टाइम फॉरवर्ड कर सकें, ये बता सकें कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर फॉलोइंग। इससे हमें फायदा ये होगा कि हम लोअर कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंसेस को फॉलो कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। सो रिकमेंडेशन यही होती है कि आप डिस्कवर कीजिए, एक्सेस कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और रिपोर्टिंग कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमें बड़ा दिखाई देने लगेगा और हमारा डेटा उतना सिक्योर होना शुरू होगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिकली, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा और उसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाहूँगा। तो कपिल जी, while we just open up for more questions, तो बहुत सारे चीज़ जो आपने बताई, आई थिंक इट्स ऑल वेरी वैल्यूएबल फॉर अस एंड फॉर आवर कस्टमर्स टू। और बहुत सारे चीज़ों में जो लोग हमारे साथ हमारे क्लाउड में जुड़े हैं उनके साथ ये सारा हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, चाहे वो बैकअप लेने का हो या बैकअप जो लिया गया है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका वेरिफिकेशन करके रखना हो, या पैच लगाने से पहले उसको टेस्ट एनवायरनमेंट में लगाना है, उसके बाद वैलिडेट करना है। सिर्फ वो टेक्निकली काम कर गया बट वो फिर भी वल्नरेबल है, फिर भी वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, बट टेक्निकली कुछ एरर्स नहीं आए, ऐसे कुछ सिचुएशंस हो। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के चलते हैं। I don't know if you had a chance to look at our monthly report that we share with our customers, जहाँ पे ये सारे प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते हैं, जिसका जिक्र आपने बहुत ज़्यादा किया, और मुझे लगता है कि हमारे जो लोग आज संवाद में जुड़े हैं उन सभी को भी इसके बारे में पता चल गया। तो वो मुझे लगता है कि जस्ट वन स्मॉल स्टेप फर्स्ट। और उसके अलावा जस्ट टू कोरिलेट मोर थिंग्स, हमने पिछले 3 महीने पहले हमने एन्क्रिप्शन और मास्किंग का एक होम ग्रोन पता ही है या कंप्लायंट सोल्यूशन जो हमारी तरफ से बन सकता है, क्योंकि जैसे आपने सही बताया, हम जाके हमारे कस्टमर्स को ये नहीं बोल सकते आप ओरेकल चला रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे एन्क्रिप्शन और मास्किंग के लिए, एंटरप्राइज एडिशन वाला लेना पड़ेगा और डेटा ग्रिड लेना पड़ेगा, ये सारा। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश करके एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड मास्किंग वाला सोल्यूशन उसी में बनाया है। आई एम श्योर यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इनटू दैट, ओके। तो मैं सभी लोगों को ये बता दूं कि ये सभी चीज़ें डिस्कस करके हम और हमें कुछ हद तक, जितना हद तक हम लोग कंप्लायंस मैटर को कंसिडर करके ये सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो हमने किया है। और उसके चलते जो हमारे कस्टमर्स हैं अभी थोड़े पिछले वर्जन से चल रहे हैं, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लेटेस्ट वर्जन पे आ जाइए, चाहे वो डेटाबेस हो या चाहे वो हमारे सीबीएस के सॉफ्टवेयर हो। उससे आपको एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला जो फैसिलिटी या मास्किंग वाला फैसिलिटी हमने बनाई है वो सारा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें कपिल जी, दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो जर्नी रही है अब तक, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आपने जो लिस्ट किया वो तो नहीं, क्योंकि हमें पता थे कि वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो हमने कुछ और स्टार्टअप थे जिनके साथ हमने को इनोवेट करने की भी कोशिश की। एक स्टार्टअप था जहाँ पे उनका मेन फोकस यही था कि ये सारा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइंस एंड स्पेशली डीपीडीपी बिकमिंग मोर प्रेवलेंट गोइंग फॉरवर्ड। उनकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था कि वो नॉन इंट्रूसिव था,
कि आप उसको उनके प्रोडक्ट को कहीं पे भी इंस्टॉल करो इंडिपेंडेंटली और सिर्फ उसको डेटाबेस और फील्ड लेवल के इंफॉर्मेशन दे दो, तो वो उसका मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली करेगा। अगर आपको मास्किंग चाहिए तो मास्किंग करके दे देगा, एनक्रिप्ट करके रखना है तो एनक्रिप्ट करके दे देगा। ये सारे चीज़ वो सॉफ्टवेयर में था। और जब हमने उसको फाइनलाइज किया, पार्टनरशिप किया, 2-3 डेमो भी किए, कुछ हमारे कस्टमर के साथ पायलट भी करने की कोशिश किया, as like it happens with most of the startup these days, unfortunately that startup got acquired by somebody. or the people who took that particular startup were not focused on cooperative sector. तो हमें ये बहुत बड़ी सीख मिली है कि स्पेशली डेटाबेस और डेटाबेस सर्विसेज रिलेटेड और डेटाबेस सेक्टर में जो हमें काम करना है और आगे चल के जितना रिस्क हमारे बैंकों के लिए है, इसको देखते हुए हमने ये तय किया कि बहुत सारे चीज़ शुरुआत तो हम ही करेंगे। मतलब ये हमारी तरफ से हम सोल्यूशन बनाएंगे। लगभग 6 महीने हमने लगा दी वो स्टार्टअप के साथ काम करके उसको चलाने में, हमारे CBS के साथ इंटीग्रेट करने में। And eventually what happened was the new people who took over it had no focus for cooperative sector, क्योंकि cooperative sector से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता। तो that is the purpose why we thought हम अभी की दूसरे का डिपेंडेंसी पे नहीं रहेंगे। और उसके चलते हमने, चाहे वो एनक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो, बैकअप के एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो, ये सभी चीज़ें हमने खुद अपनी तरफ से कर ली है। एंड प्रोबेबली वी विल सेट अप अ डिस्कशन विथ यू सेपरेटली कि हम इन दोनों चीज़ों को एक ही तरीके से कैसे देख सकते हैं और ये कैसे हमारे कस्टमर्स को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। स्पेशली मुझे बहुत बड़ा डर है DPDP वाला। अगले साल की मई से ये मैंडेट हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई बैंक का डेटा चोरी हो जाता है, किसी भी कोई भी कारण हो, बट बैंकों का पेनल्टी लगेगा 150 करोड़, 200 करोड़, और जितना बिजनेस करते हैं उसका परसेंटेज। तो इट इज नॉट वर्थ टेकिंग दैट टाइप ऑफ रिस्क। और इसके चलते हमारे बहुत सारे सीनियर्स मेरे टीम में, तो हमने ये बनाया है कि हम इसको ऐसे कुछ सोल्यूशन बनाएंगे जिससे कि आपके साथ मिलके, आपकी कंपनी के साथ मिलके भी हम कुछ बनाएंगे, जिसके चलते हमारे बैंकों को और सोसाइटीज़ को जो डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस के जो मैंडेट्स हैं, ये हम फुल्ली कंप्लायंट रहे। अभी लगभग हमारा पास 11 मंथ्स है उसको कंप्लायंस बनाने में। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी का रिस्क है वो तो ऑनगोइंग है ही, और हमें उसको जितना जल्दी मिटिगेट कर सकते हैं हम लोग उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी मैं बता सकता हूँ और सभी को भी कि जब हम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर चला रहे हैं, हम देखते हैं कि लगभग हर मिनट में ऑन एन एवरेज अबाउट 150 to 200 थ्रेट्स इज व्हाट वी रिसीव। पता नहीं किसको क्या इंटरेस्ट रहेगा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक के डेटा में। वो हमारे फायरवॉल को तोड़ना चाहते हैं, वो हमारे डेटा के ऊपर कंट्रोल लेना चाहते हैं, वो कुछ ऐसे कुछ करना चाहते हैं जिससे कि हमें और हमारे बैंकों का परेशानी हो और उसका वो फ़ायदा उठाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कुछ हद तक जितना होता है। बट थ्रेट तो है। हमारे बैंक के यूज़र्स को फ्रीडम होना चाहिए कि वो बैंक जिस तरीके से वो चलाना चाहे वो उनको वो फ्रीडम मिले। बट एट द सेम टाइम हम उनको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिस्क के ऊपर एक्सपोजर न दें। जैसे आपने एक्सेस की बात की, अपने प्रिविलेज एक्सेस की बात की, ऑथेंटिकेशन की बात की, ये सभी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करते चल रहे हैं। बट ये सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितना भी हम करेंगे इस एरिया में वो हम सभी के लिए कम ही है। तो मैं चाहूँगा कि मैं और आप कपिल जी, हम और थोड़ा इसके बारे में जितना इनोवेशन हम कर सकते हैं करें, हमारे खुद के सॉल्यूशंस बनाएं और हमारे सोसाइटीज़ को और बैंकों को ये ऑफर दें। मुझे इन सभी चीज़ों में पैसे नहीं बनाना है। मुझे बैंकों का डेटा बहुत प्रीशियस है और सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको ऐसे कुछ बना के और हमारे कस्टमर्स को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रोल आउट करना भी शुरू कर दें। और ये मेरा मैसेज है कॉमन फॉर एवरीबडी कि हमारी फोकस ये रहेगा। मेरे विजन 2030 में भी वही है कि मैं ऐसे ही लीडर नहीं बनना है विदाउट हैविंग प्रॉपर सिक्योरिटी थिंग्स इन प्लेस।
हमें सिक्योर रहेंगे तभी कुछ हम कर पाएंगे, ऐसा मेरी सोच है। तो आई थिंक दैट इज द इनपुट फ्रॉम आवर साइड, और दिस इज व्हाट लिस्ट की तरफ से हम सोच रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। नाउ वी विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। तो मैं जनरली आई फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द चैट व्हाइल वी फिनिश, बट क्योंकि देयर आर नो क्वेश्चंस ऑन द चैट, अगर किसी को अनम्यूट करके कोई क्वेश्चंस मेरे विषयों पर या कपिल जी के विषयों पर कुछ क्वेश्चंस है, तो आप अभी अनम्यूट करके वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज गो अहेड। ओके, लगता है कि अभी किसी के पास ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, और मैं आशा करता हूं कि सभी को हमारा आज का कीनोट स्पीकर की सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप सभी लोग और हम सभी लोगों के लिए जितना, जैसे मैंने बताया, जितना ज़्यादा हम सिक्योरिटी के बारे में रेडी रह सकते हैं और प्रिपेयर हो सकते हैं, हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेगा। और ये सेशन अभी हम समाप्त करेंगे, बट मैं ये सबको बता दूं कि आपको ये सेशन के बाद भी आपको अगर सिक्योरिटी रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड, डीपीडीपी एक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, और हम इसके बारे में आपको जानकारी देने में बहुत खुश होंगे। और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग इसके बारे में सतर्क रहें। तो यही है कपिल जी, और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाले, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए। बाकी सभी लोगों जो हमारे साथ इस संवाद के कड़ी में जुड़े हैं, उन सभी को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे सिल्वर जुबली वाला एपिसोड में ज्वाइन किए। तो थैंक यू एवरीवन अगेन, थैंक यू सो मच। अगले संवाद में और ज़्यादा विषयों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कपिल जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for inviting me. Privilege is ours, sir. Okay, thank you.